गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज अभी 26 जून को शिफ्ट 1 में जो जेईई मेंस का एग्जाम हुआ है उसके फर्स्ट 5 क्वेश्चन मैं पहले डिस्कस कर चुका है ना। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जो मेमोरी बेस्ड है, बच्चे एग्जाम दे के या इंस्टीट्यूट में आते हैं और बताते हैं, उस पर बेस्ड हमने कुछ और क्वेश्चन तैयार किए हैं आपके लिए ना, उनको मैं लेके आता हूँ ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं अपने ना। तो मैट्रिक्स से रिलेटेड सवाल है, एडजॉइंट की प्रॉपर्टी पर बेस्ड सवाल है ना। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए एक तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना होगा हमें। Since determinant of adjoint of B is equal to determinant of B whole power n minus 1 and determinant of K into B is equal to K raised to power n into determinant of B. Since मैट्रिक्स हमें थर्ड ऑर्डर का दिया हुआ है, इसलिए n को मैं 3 से रिप्लेस कर सकता हूँ ना। तो अगर मैं n को 3 से रिप्लेस करूँगा तो इट विल बिकम determinant of B whole square और ये आ जाएगा K raised to power 3 into determinant of B। बस अगर ये दो चीज़ें हमारे माइंड में है तो अब सवाल करने में दिक्कत नहीं आएगी अपने को ना। हमें दिया हुआ है तो हमने b को यहाँ पर अगर मैं b को 24a से रिप्लेस कर देता हूँ, b को 24a से रिप्लेस कर देता हूँ, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 24a होल पावर कितना आ जाएगा बच्चों? 2 आ जाएगा ना, इज इक्वल टू। और यहाँ मैं b को इस फॉर्मूले के अंदर मैं b को इससे रिप्लेस कर देता हूँ ना। तो b को अगर मैं इससे रिप्लेस करूँगा तो b के डिटर्मिनेंट ऑफ 3 एडजॉइंट ऑफ 2a होल पावर 2 आ जाएगा ना। अब यहाँ वापस मैं इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लेता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ के बी। ये के लिखा, डिटर्मिनेंट ऑफ के बी का यूज कर सकते हैं अपन। तो इसको लिखा जा सकता है 24 रेज़ टू पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल स्क्वायर। यहाँ वापस इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकता हूँ, के इंटू बी एज्यूम कर लिया इसको मैंने। तो के रेज़ टू पावर एन का मतलब के रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा, 3 रेज़ टू पावर 3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2a। ये तो मैंने इसको लिखा है ना, ये मैंने इसको लिखा है और होल स्क्वायर अपनी जगह लगा हुआ है, ये होल स्क्वायर को यूज कर लेंगे ना। अब यहाँ लिख सकते हैं हम 24 टू द पावर 6 डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं हम 3 रेज़ टू पावर 6 डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2a होल स्क्वायर। इसको ऐसा लिखा जा सकता है ना। तो 3 टू द पावर 6 लिखा हुआ है और 24 रेज़ टू पावर 6 लिखा हुआ है, तो इसको कैंसिल कर सकते हैं। इट विल बिकम 8 टू द पावर 6 आ जाएगा ना। इसको लिखा जा सकता है 8 टू द पावर 6। मैं यहाँ लिख सकता हूँ ऐसा ना, यह आ जाएगा 8 टू द पावर 6, दिस विल बी 8 टू द पावर 6 डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू। यहाँ फिर यूज कर सकते हैं, ये मैंने कैंसिल कर दिया इससे ना, इससे मैंने कैंसिल आउट कर दिया और आ जाएगा 8 टू द पावर 6। वहाँ आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ ना, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल स्क्वायर लिखा भाई ना। अब अगेन व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी इज तो इसको मैं बी बोल रहा हूँ यहाँ पर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a होल स्क्वायर और फ्री होल स्क्वायर आ जाएगा ना। तो 8 टू द पावर 6 डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a होल पावर 4। वापस मैं इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकता हूँ ना। तो वी गेट 2 रेज़ टू पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ a होल पावर 4। आई थिंक इसको रब कर सकता हूँ मैं ना, ये थोड़ा क्लियर हो गया होगा। इसको मैं रब कर सकता हूँ मैं, अब उसके आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ मैं ना। तो दैट इज 8 टू द पावर 6 डिटर्मिनेंट ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू वो कितना आ जाएगा, 2 रेज़ टू पावर 12 आ जाएगा। दिस इज 2 रेज़ टू पावर 12 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल पावर 4। अब वैसे कुछ लिखा हुआ नहीं है, जो बच्चों ने बताया उस हिसाब से कुछ लिखा हुआ नहीं है यहाँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल स्क्वायर क्या होगा। लेकिन सिंस ऑप्शन में जीरो नहीं है ना, यानी ये मान के चल रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो ही है ना। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर नॉन जीरो है तो इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ यहाँ से ना, कैंसिल आउट कर दिया मैंने यहाँ से ना, और ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल स्क्वायर। तो 8 टू द पावर 6 2 रेज़ टू पावर 12 डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, ये ऐसा आ जाएगा। कैंसिल करके और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर आ गया। बस अब मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, 2 रेज़ टू पावर 18 एंड 2 रेज़ टू पावर 12 दैट इज 2 रेज़ टू पावर 6। तो द करेक्ट आंसर विल बी 2 रेज़ टू पावर 6। तो एडजॉइंट की प्रॉपर्टी पर सवाल था ना, फॉर्मूला अगर याद हो तो सिस्टमेटिकली मैंने बताने की कोशिश भी की है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 पर। इनका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है ना, ऐसा नहीं कि ये हो सकता है आपके पेपर में एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नंबर 7 नहीं हो ना, लेकिन हो सकता है आगे पीछे हो। तो ये नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड सवाल है। अगेन सवाल कॉमन टेंजेंट का है, काफ़ी सवाल आते हैं ना कॉमन टेंजेंट पर बेस्ड। एक सर्कल दे रखा है, एक पैराबोला दिया हुआ है ना। इनका जो कॉमन टेंजेंट है दैट इज इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट पॉइंट क्यू। और पहले हम टेंजेंट निकाल लेते हैं और क्यू पॉइंट को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कॉमन टेंजेंट निकालने के लिए मैंने पैराबोला का टेंजेंट लिखा है ना,
since equation of any tangent to parabola 1 is y is equal to mx plus a by m, but what is a, 4a is equal to कितना है हमारे पास 4 है, तो a is equal to कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा ना, तो y is equal to mx plus a by m। अब इसमें मैं कोई डाउट नहीं है, ये पैराबोला की टेंजेंट है, हम चाहते हैं कॉमन टेंजेंट बन जाए, तो ये लाइन सर्कल का टेंजेंट बन जाए, तो सर्कल के लिए अगर हम चाहते हैं कि वो लाइन सर्कल का टेंजेंट बन जाए तो p इज इक्वल टू r का इस्तेमाल कर लो। p का मतलब सेंटर से ड्रॉ कर दो परपेंडिकुलर और उसको रेडियस के बराबर इक्वेट कर दो ना, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए मैंने इस लाइन को ऐसे लिख लिया mx प्लस वाई माइनस 1/m इज इक्वल टू 0। अब सर्कल का सेंटर 0,0 है और इसका रेडियस क्या है 3/2, तो हमने p इज इक्वल टू r का कंसेप्ट लगा दिया। दिस लाइन 1 will become tangent to circle if p is equal to r। सेंटर से ड्रॉ कर दो परपेंडिकुलर, तो 0 प्लस 0 माइनस 1/m अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ y होल स्क्वायर, दिस इज p, और r का मतलब क्या है 3/2 है ना। अब इसको सोल्व करके r निकालेंगे अपन ना, m निकालेंगे ना, हम जानते हैं वैसे दोनों सिमेट्रिक हैं, ये दोनों ग्राफ जो है वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है ना, तो इसका मतलब दो टेंजेंट आएंगे इनकी कॉमन है ना, हमें किसी एक से मतलब है क्योंकि लेंथ वगैरह की बात कर रहे हैं आगे जाके अपन है ना। तो इसको मैं सोल्व करने की अगर मैं कोशिश करता हूँ, इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ तो सोल्व करने पर हमारे इस तरह से आ जाएगा ना, दिस इज 1/m² इंटू m² प्लस 1 इज इक्वल टू 9/4। अब ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी हमारे पास है ना, बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगी इनफैक्ट है ना। तो इक्वेशन आ जाएगा हमारे पास 9m² प्लस 1 इज इक्वल टू 4, तो इट विल बिकम 9m टू द पावर 4 प्लस 9m² माइनस 4 बराबर 0। इसको फैक्टराइज कर सकते हैं बच्चे, या तो m² को t मान के कर लो, या इसको फैक्टराइज कर सकते हैं मेरे हिसाब से, और फैक्टर करने पर मेरे हिसाब से एक फैक्टर इसका ये आ जाएगा और एक फैक्टर इसका ये आ जाएगा ना, तो यहाँ से m की वैल्यू इमेजरी रियल नहीं आएगी, इमेजरी आ जाएगी ना, तो दो वैल्यू आएंगी, दोनों से मतलब नहीं अपने को। m इज इक्वल टू 1/√3 निकाल लिया मैंने ना, प्लस माइनस 1/√3 भी आएगा क्योंकि सर्कल तो हमारे पास इस तरह का है ना, सर्कल हमारे पास इस तरह का है, इसका सेंटर ओरिजिन है ना, और पैराबोला दे रखा है y² इज इक्वल टू 4x। ये सर्कल हमारे पास है, ये पैराबोला दिया हुआ है, तो नो डाउट दो कॉमन टेंजेंट आएंगी बच्चों हमारे पास है ना, एक इस तरह से कुछ आएगी और एक इस तरह से कुछ आएगी ना, वो डायग्राम एकदम एग्जैक्टली सही नहीं बना, वो ऐसा आ जाएगा, दो कॉमन टेंजेंट आएंगे हमारे पास, जितना उसका स्लोप आएगा उतना नेगेटिव आ जाएगा, तो हम किसी एक को ले लेते हैं ना, तो इसको हमने पुट कर दिया कॉमन टेंजेंट के अंदर, वो इक्वेशन नंबर 1 था ना बच्चों हमारे पास, उसमें पुट कर दिया है ना, ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, तो इनका कॉमन टेंजेंट निकाल लिया हमने ना, इनका कॉमन टेंजेंट निकाल लिया, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट इज y इज इक्वल टू mx प्लस 1/m, तो उससे √3 आ गया ना, यानी इस टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लिया हमने, ये इस टेंजेंट का इक्वेशन आ गया, इस कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन आ गया। अब ये क्यू पॉइंट है हमारे पास एक्स एक्सिस पर, जो कॉमन टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस को क्यू पॉइंट पे मीट कर रही है ना, क्यू को निकालने के लिए क्या करें, क्यू को निकालने के लिए y बराबर 0 रख दो आप, तो y को अगर मैं 0 रखूंगा तो x कितना आ जाएगा बच्चों -3 आ जाएगा ना, तो क्यू पॉइंट विल कम आउट टू बी -3,0। अब एक एलिप्स की बात कर रहे हैं हम, जिसका मेजर एक्सिस का लेंथ हमें दिया हुआ है ना, क्वेश्चन को अगर हम देखें तो जो एलिप्स हमारे पास है उसका मेजर एक्सिस का लेंथ हमारे पास 6 यूनिट के बराबर है, यानी 2a बराबर 6 दिया हुआ है हमें ना, और जो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस है वो OQ के बराबर है ना, तो Q कितना है -3,0 आया है, तो माइनर एक्सिस का लेंथ कितना हो गया 2b = 3 हो गया ना, क्योंकि OQ की लेंथ कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, तो a और b आ गया। अब a और b आने से मैं लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम भी निकाल सकता हूं और मैं e भी निकाल सकता हूं ना, तो सिंस 2a = 6 आया था हमारे पास, यहां से आ जाएगा a = 3, और 2b कितना आ गया था बच्चों OQ के बराबर, यानी 3 के बराबर आ गया था, तो b = आ गया 3/2, तो एक तो मैं यहां से e निकाल सकता हूं ना, तो सिंस e² = 1 माइनस b²/a², और अगर मैं इन्हें कैलकुलेट करूंगा तो वी गेट 1 माइनस, अगर मैं b² निकालूंगा तो 9/4 आएगा, और a² निकालूंगा 9 आएगा, तो 1/4 आ जाएगा बच्चों ना, देयरफॉर e विल कम आउट टू बी, या e² विल कम आउट टू बी 3/4। अब मुझे क्या निकालना है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम निकालना है, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम को भी निकाल सकते हैं हम, सिंस लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम इज l 2b²/a, तो 2 तो 2 है बच्चों ना, व्हाट इज b² इज 9/4, व्हाट इज a इज 3, अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो l इज इक्वल टू दिस विल कम आउट टू बी 3/2, दिस विल कम आउट टू बी 3/2, and we have to calculate the ratio L upon E², we have to calculate this ratio, so what is L upon E², L upon E² will come out to be 2, L upon E² will come out to be 2, so 2 is the correct answer। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, पीएनसी से सवाल है ना,
क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं अपन, है ना। 7 सवाल अब तक डिस्कस कर चुके हैं अपन, है ना। इन हाउ मेनी वेज अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 10 बॉयज एंड 5 गर्ल्स इफ 2 पर्टिकुलर बॉयज B1 एंड B2 आर नॉट इन टीम टुगेदर। यानी हमें एक टीम बनानी है, इसमें 6 प्लेयर हमारे पास हैं, 3 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं। टीम बनानी है वो 10, एक तो बॉयज सेलेक्ट करने हैं मुझे 10 बॉयज में से और गर्ल्स लेनी मुझे 5 में से। लेकिन हम चाहते हैं 2 पर्टिकुलर बॉय जो हैं वो कभी एक साथ नहीं आए ना, 2, या तो अपन केसेस बना के करें या टोटल में से माइनस कर दें ना। तो हम चाह रहे हैं भाई हमें बॉयज चाहिए 3 और बॉयज टोटल हमारे पास 3 है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज तो ये हो गए ना, टोटल वेज हमारे पास आ गए, टोटल नंबर ऑफ वेज 10 में से मुझे 3 बॉयज चाहिए ना, 10C3, और 5 में से मुझे 3 गर्ल्स चाहिए, 5C3। तो अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना, 10C3 इज 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 और 5C3 इज 10, तो इट विल कम आउट टू बी 1200। ये 1200 टोटल वेज है ना। अब इनमें क्या होगा, हमने 3 बॉय लिए ना, तो हो सकता है वो एक पर्टिकुलर बॉय आया हो, दूसरा वाला नहीं आया हो, दोनों नहीं आए हो, B1 आ गया हो, B2 नहीं आया हो, B2 आ गया हो, B1 नहीं आया हो, दोनों नहीं आया हो। लेकिन इसमें एक केस वो भी आया होगा जब दोनों पर्टिकुलर बॉय आ गए होंगे ना, उस केस को माइनस कर देते हैं अपन। तो हम क्या करते हैं वो अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। जब 10 में से अगर मैं 3 बॉय सेलेक्ट कर रहा हूं, 10 में से 3 बॉय सेलेक्ट कर रहा हूं, तो दोनों पर्टिकुलर बॉय एक साथ आ गए हों, तो उन 2 को ले लिया हमने, डायग्राम ऐसे बना लिया। बट 10 बॉयज हमारे पास टोटल है, इनमें से 2 पर्टिकुलर हमारे पास है, 2 पर्टिकुलर, और बाकी 8 बचे अदर्स। अब हम वो निकाल रहे हैं, 10 में से 3 सेलेक्ट कर रहे हैं कि दोनों पर्टिकुलर आ गए हों, तो इन दोनों को मैंने ले लिया और इन दोनों को ले लिया, तो अब कितने बचे हमारे पास, 8 बचे। 8 में से मुझे 1 लेना है ना, तो 8C1 का मतलब 3 बॉयज आ गए, लेकिन उन 3 में वो 2 पर्टिकुलर हमारे पास हैं। अब 3 गर्ल्स ले लो आप, गर्ल्स टोटल कितनी है, 5 है, 5 में से मुझे 3 लेनी है ना, तो 5C3। ये वो नंबर ऑफ वेज है जब हमने 3 बॉयज लिए होंगे और 3 गर्ल्स ली होंगी, लेकिन दोनों B1 B2 पर्टिकुलर बॉयज हमारे पास आ गए होंगे ना, उनको हम टोटल में से माइनस कर देंगे ना। तो ये आ गया 8C1 इज 8 एंड दैट इज इक्वल टू 10, तो ये 80 आ गया ना। ये टोटल वेज है। इनमें हो सकता है B1 आया हो, B2 नहीं आया हो, B2 आया हो, B1 नहीं आया हो, वो दोनों पर्टिकुलर नहीं आए हो, और एक केसेस में ऐसा भी आया होगा दोनों पर्टिकुलर आए होंगे, उसको हमने इसमें से माइनस कर दिया टोटल में से। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज आर, रिक्वायर्ड वेज इज इक्वल टू, रिक्वायर्ड वेज ऑफ फॉर्मिंग द टीम इज इक्वल टू 1200 माइनस 80 एंड दैट विल कम आउट टू बी 1120, दैट इज 1120। आसान था मेरे हिसाब से सवाल, है ना। 1120 इज द करेक्ट आंसर, ये ऐसा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों ना। ये रिमाइंडर पर बेस्ड यानी बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ाया जाता है आपको ना। तो ये नंबर दिया हुआ है, इसको डिवाइड कर रहे हैं हम 7 से, तो वी हैव टू कैलकुलेट द रिमाइंडर। तो उसमें कंसेप्ट यही बच्चों, ये जो बेस हमारे पास है 2021 होल पावर 2023 ये लिखा हुआ है ना। तो कंसेप्ट ये है कि इसको मैं एक्सप्रेस करेंगे, वी हैव टू एक्सप्रेस दिस एज ए मल्टीपल ऑफ 7 प्लस माइनस समथिंग, उस फॉर्मेट में एक्सप्रेस करेंगे अपन। और अगर 7 का मल्टीपल प्लस माइनस 1 आ जाता है तो सवाल कैलकुलेट करना आसान होता है ना। लेकिन 7 का मल्टीपल प्लस माइनस 1 नहीं आएगा शायद। ये इसको अगर मैं डिवाइड करता हूं 7 से ना, हम इसको 7 का मल्टीपल प्लस माइनस 1 में एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे ना। तो क्वोशिएंट अगर मैं निकालने की कोशिश करूं, तो 5 आ जाएगा बच्चों ना। यानी इस नंबर को लिख पा रहा हूं मैं ऐसे ना, इस नंबर को मैं ऐसे लिख पा रहा हूं, दिस कैन बी रिटन एज 7 इंटू 288 n प्लस 5 होल पावर 2023। अब देखो बच्चों, ये तो 7 का मल्टीपल है ना, तो इसको अगर मैं एक्सपेंड करूंगा तो 2024 टर्म्स आएंगी ना, और हर टर्म के अंदर ये वाला आएगा, यानी हर टर्म में 7 का मल्टीपल आएगा। लास्ट टर्म जो है वो आएगा 5 रेज़ टू पावर 2023। तो इसको लिख सकता हूं मैं 7 लैम्डा n प्लस 5 रेज़ टू पावर 2023। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं बच्चों ना। अब सवाल क्या हो गया, हमें इस नंबर को डिवाइड करना था 7 से, रिमाइंडर निकालना था। ये 7 का मल्टीपल है ही सही। अब सवाल ये हो गया भाई इसको मुझे डिवाइड करना है 7 से और रिमाइंडर निकालना है ना। तो हम देखो 5 को तो एक्सप्रेस कर नहीं पाएंगे ना। 25 को मैंने सोचने के बारे 25 के बारे में सोचा कि 25 को 7 का मल्टीपल प्लस माइनस 1 की फॉर्म में लिख सकता हूं क्या 125 को लिख सकता हूं क्या। तो देखो 125 को लिखा जा सकता है ना। अगर मैं 125 को लिखना चाहूं तो आ जाएगा 18 7 जा, व्हाट इज 18 7 जा 126। तो ये 7 का मल्टीपल आ गया
और -1, यानी मैं 125 बनाना चाहता हूं, यहां पर 5 क्यूब जनरेट करना चाहता हूं। और अगर ध्यान से देखें तो ये जो नंबर है ये 3 का मल्टीपल नहीं है शायद, है ना, और 3 के मल्टीपल में इसमें एक पावर एक्स्ट्रा है, बस उस एक सिंगल पावर को बाहर निकाल लो, क्योंकि 5 और 7 आ रहा है ना, एक सिंगल पावर को अलग कर लेते हैं अपने ना, तो 7 लैम्डा चल ही रहा है बच्चों। इसको लिख लिया मैंने 126 -1, नहीं इसको ऐसा लिखेंगे ना अपन, हम चाहते हैं 5 पर जो पावर है वो 3 के मल्टीपल में आए ताकि 125 जनरेट कर सके अपन ना। तो एक सिंगल पावर को मैंने बाहर निकाल लिया ना, ये 5 टू द पावर 1 को मैंने बाहर निकाल लिया, एंड वी गेट 5 टू द पावर, दिस इज 3 एंड 674, इसको ऐसे एक्सप्रेस कर पाऊंगा ना। अब 5 का पावर जो 3 का मल्टीपल में आ गया ना, तो व्हाट इज 5 क्यूब 125, तो 7 लैम्डा रहेगा, 5 रहेगा बच्चों, एंड दैट इज 126 -1 होल पावर 674। अब अगर हम देखें भाई 674 मेरे हिसाब से सही लिखा है मैंने ना, बिल्कुल सही है ना, ऐसा आ जाएगा, 1023 को लिख लिया मैंने ना। अब जब इसको एक्सपेंड करूंगा तो ये 7 का मल्टीपल है, हर टर्म के अंदर 7 का मल्टीपल आएगा, प्लस इसको नेक्स्ट पेज पर लिखता हूं मैं, एक मिनट, ये ऐसा आ गया था हमारा 7 लैम्डा प्लस 5 को मैंने बाहर निकाला था, और 126 -1 आ गया ना, और दैट इज 674। अब जब इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूं तो हर टर्म के अंदर बच्चों कितना आएगा, हर टर्म के अंदर 126 आएगा, यानी 126 का मल्टीपल आएगा। तो 126 भी 126 का मल्टीपल बोले या 7 का मल्टीपल बोले, एक ही बात है। तो 7k + 1 लिख लिया उसको मैंने, 7k + 1, बस अब 7 लैम्डा आ गया हमारे पास, ये 7 लैम्डा आ गया, 7 लैम्डा प्लस 7 × 5k n + 5। तो सिंस ये 7 का मल्टीपल है, ये 7 का मल्टीपल है, तो रिमाइंडर विल कम आउट टू बी 5, रिमाइंडर विल कम आउट टू बी 5। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, अगेन ये प्रोबेबिलिटी से है ना, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड सवाल है ना। अ बायस्ड कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स हमारे पास 5 हो गई ना, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 4 हेड्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 5 हेड्स, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड्स, ये हमें कैलकुलेट करना है ना। तो सिंस कॉइन बायस्ड है, इसलिए अपन ये नहीं बोल सकते कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी या टेल आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारे पास 1/2 होगी ना। तो हमने मान लिया हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास P है, यानी हम हेड को सक्सेस बोल रहे हैं ना, क्योंकि वो पूछ रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 2 सक्सेस, हेड को सक्सेस बोल दिया हमने ना। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को अपन P से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और फेल्योर की प्रोबेबिलिटी को अपन Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर। अब ये निकाल, अगर कॉइन फेयर होता तो 1/2 हो जाता हमारे पास, और नंबर ऑफ ट्रायल्स कितनी है बच्चों, 5 है हमारे पास, नंबर ऑफ ट्रायल्स आर 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 4 सक्सेस, हेड आने को सक्सेस बोल रहे हैं अपन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 4 सक्सेस, दैट इज 5c4 p⁴ q⁴ इज इक्वल टू, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेस बराबर दे रखा है अपने को ना, तो 5c5 p⁵ ये ऐसा आ जाएगा बच्चों ना। तो व्हाट इज 5c4, 5c4 इज 5, तो 5 × p⁴ q⁴ इज इक्वल टू, दैट इज p⁵ ये एक इक्वेशन आ गई हमारे पास है ना, ये बराबर दिया हुआ है। और एक हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर का सम कितना है, 1 के बराबर है, एक इक्वेशन तो ये आ जाएगी ना। यहां से मैं बोल सकता हूं 5q = p, यहां से बोल सकता हूं 5q = p, सही लिखा है मैंने आई थिंक। और एक इन्फॉर्मेशन हिडन है हमारे पास, एक हिडन इन्फॉर्मेशन है कि p + q = 1, तो यहां से मैं p और q निकाल सकता हूं ना, इस p को यहां रिप्लेस कर दो, तो 6q = 1, therefore प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर इज इक्वल टू 1/6। और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर 1/6 आ गई तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो जाएगा बच्चों, 5/6 हो जाएगा ना, यानी q की वैल्यू आ गई 1/6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 5/6, ये यहां से आ गया ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को निकाल लिया, बस अब कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम चाहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 2 सक्सेसेस, यानी अधिक से अधिक 2 बार हेड आ जाए, यानी एक बार भी सक्सेस नहीं मिले, या एक बार सक्सेस मिले, या 2 बार सक्सेस मिल जाए ना, तो उसको निकाल सकते हैं ना, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी को भी निकाला जा सकता है। तो सिंस Q कितना था, 1/6 था, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी हेड आने की प्रोबेबिलिटी 5/6 आ गई हमारे पास, और हमें एटमोस्ट 2 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, यानी प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड निकालना है प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड,
या तो हो सकता है एक बार भी सक्सेस नहीं मिले हमें, या हमें एक बार सक्सेस मिल जाए, या हमें 2 बार सक्सेस मिल जाए ना, एटमोस्ट की बात कर रहे हैं ना वो, यानी एक बार भी हेड नहीं आए, एक एग्जैक्टली एक बार हेड आ जाए या 2 बार हेड आ जाए। तो दैट इज 5C0 एंड P रेज़ टू पावर 0 Q रेज़ टू पावर 5। एक बार भी सक्सेस नहीं मिला हमें ना, या हमें एग्जैक्टली एक बार सक्सेस मिल जाए P रेज़ टू पावर 1 एंड Q रेज़ टू पावर 4, या एग्जैक्टली 2 बार सक्सेस मिल जाए ना। अब बच्चों हम जानते हैं P की वैल्यू तो हमारे पास 5/6 है और Q इज इक्वल टू 1/6 है, तो आई थिंक इसको कैलकुलेट कर सकते हैं ना। ये आ जाएगा हमारे पास दैट इज 1/6 टू द पावर 5 प्लस 5 से 1 इज 5 एंड व्हाट इज P, P इंटू Q रेज़ टू पावर 4, तो P तो 1/6 है हमारे पास है ना, एंड दैट इज 5 टू द पावर 4, P इज इक्वल टू Q हमारे पास 1/6 है ना, और P हमारे पास है 5/6, तो दैट इज इक्वल टू 5/6 into 1/6 to the power 4. Again 5C2 is 10 and that is 25/36. Yes, 6 to the power 2 and 1/6 to the power 3. बट अब इसको ऐड कर लेंगे बच्चों अपने ना और सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो एलसीएम आ जाता है 6 to the power 5, we get 1 plus 25 and plus वहाँ से कितना आएगा 250 आ जाएगा ना, that is 250, तो 276 आ जाएगा आई थिंक ना। और बस इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, तो सिंप्लीफाई करने पर जो भी आपको गिवन है यू कैन कैलकुलेट द फाइनल आंसर। नाउ यू विल कैलकुलेट द फाइनल एंड दैट विल कम आउट टू बी दिस 63/648. दिस विल बी द करेक्ट आंसर।